उत्तराखंड में निकाय चुनावों की सरगर्मियां तेज है। बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं जो दावेदारों की नब्ज टटोल रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम को लेकर 3 पर्यवेक्षक हल्द्वानी पहुंचे हैं, आपको बता दें, जिनको दावेदार अपने आवेदन दे रहे हैं। वहीं अगले 3 दिन तक दावेदारों को लेकर कसरत की जाएगी। साथ ही निकाय चुनाव की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस अभी काफी पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा, इस बात की कोई सुगबुगाहट फिलहाल नहीं दिखी। देखिए, आरक्षण अभी जो तय हुआ है ओबीसी है, तो यहाँ पर हम दावेदार कौन कौन रहते हैं, उन पर हमारे कार्यकर्ताओं का क्या मन रहता है, उसको टटोल करके किसके जीतने की संभावना होगी, जिस कार्यकर्ता को पार्टी उचित समझेगी टिकट डिक्लेयर होगा। और निश्चित तौर पर जिताओ, हम हर हाल में इस सीट को पूरी 11 निगमों को जीतना चाहेंगे प्रदेश में। तो इसमें जो भी संभावनाएं हैं उसको तलाश करके हम नेतृत्व को दे देंगे। की स्थिति तो यह है कि उनको अपने कैंडिडेट बनाने के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट्स को ढूंढना पड़ रहा है, यानी कि कांग्रेस में तोड़फोड़ मचा के। तो ये स्थिति भाजपा की है कि भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं है। भाजपा को प्रत्याशियों की तलाश के लिए कांग्रेस पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो कहना चाहिए तो ये कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई आज की तारीख में। तो स्थिति भाजपा की बहुत खराब है और कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। कितने कैंडिडेट हैं, कब तक डिक्लेयर होंगे? अतिशीघ्र इस पर पार्टी कार्रवाई चल रही है और इस पे जो भी पार्टी निर्णय लेगी बहुत अतिशीघ्र हफ्ते। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौड़ ने पंचायतों के सशक्तिकरण की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि संविधान का 73 से 74वां संशोधन अधिनियम देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज़ है उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए, ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गाँव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं हैं। इन व्यवस्थाओं को ढूंढते हुए हमारा जो यूथ है वो माइग्रेट कर रहा है। लेकिन हमारे संविधान में प्रोविज़न है 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से कि सत्ता को आप विकेंद्रीकृत अगर आप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो 73वें और 74वें संशोधन में जितनी भी ताकतें दी गई है, 29 विषय 11वीं अनुसूची में और 18 विषय जो शहरी निकाय को लेकर 12वीं अनुसूची में है, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी सरकार इम्प्लीमेंट करती है, तो सीधा जो बजट है पंचायतों के खाते में जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और खुद प्लान करके हमारी ग्राम सभाएं तय करेगी कि हमारी पंचायत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और खुद अपना काम वो खुद करेगी, जिससे वहाँ पर रोजगार भी जनरेट होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ेगी, शिक्षा की सुविधाएं भी बढ़ेगी, और सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण नीचे ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में जाएगा, लाखों करोड़ों हाथों में जितना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के जनपद पौड़ी गढ़वाल के समापुतली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्वी नयार नदी में बनने वाली बहुउद्देशीय सतापुतली झील का शिलान्यास सहित लगभग 1,72,075 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 123.53 करोड़ की 4 योजनाओं का शिलान्यास और लगभग 49.12 करोड़ की 20 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन को लेकर उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसओपी बनाने के निर्देश पारित किए। आपको बता दें, इसमें सभी चिकित्साओं और कार्मिकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। साथ ही चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि एसओपी बनने को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी डॉक्टरों और कार्मिकों के दाखिलों को देखते हुए एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में एसओपी बनने की उम्मीद है, जिसके बाद किसी भी कार्मिक को उनके दायित्व से बार बार अवगत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस आयोजन में 54 देशों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपको बता दें, अपर सचिव आयुष विजय कुमार जोंगदंडे ने इस दौरान कहा कि इस आयोजन से करीब प्रदेश के 1,500 करोड़ के निवेश आने की संभावना है। विदेश से आए प्रतिनिधियों ने यहां पर निवेश के लिए एमओयू साइन किए हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि आयुर्वेद उत्पादन के जो बड़े ब्रांड हैं, उन्होंने उत्तराखंड में निवेश की इच्छा जाहिर की है। साथ ही यहां की आयुष नीति की भी सराहना की गई। सर, देहरादून में एक्सपो का आयोजन होगा आयुर्वेद को लेकर के, बहुत सारे देश के लिए आयोजित। आयुर्वेद को उत्तराखंड में क्या संभावना देखते हैं और जो इसको तो उसके बाद आप लोग की क्या रणनीति है और उसे क्या फायदे हुए? उसके उपरांत जो 54 देशों के प्रतिनिधि जो इसमें प्रतिभाग किया था, उनके द्वारा विभिन्न जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में एमओयूज किया गया है। लगभग 1,500 करोड़ के जो है एमओयूज उनमें आपस में हुए हैं और उसके बाद में मोर देन 300 से अधिक बैठकें बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बाहर के बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी आपस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपको बता दें, अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में कार्यकर्ता अंबेडकर चौक पर एकत्रित हुए और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान प्रदर्शन किया गया और कार्यकर्ताओं ने अमित शाह से अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग उठाई। जसवीर कौर ने इस दौरान कहा कि अगर अमित शाह तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। भाजपा लगातार संविधान विरोधी है। उन्होंने संविधान विरोधी कार्य किए हैं, कभी ईडी सीडी हर जो तंत्र है उसका दुरुपयोग किया है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जो हमारे देश की आज़ादी के परवाने हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिस देश का निर्माण किया, आज उनके खिलाफ आप सब कहते हैं। जब राहुल गांधी जी ने अडानी की बात की तो उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आज क्या भाजपा अपने इस सांसद को वहां से सस्पेंड करेगी जिसने संविधान निर्माता के खिलाफ ही इतने आप सब संसद में कह डाले? तो तुरंत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें संसद से सस्पेंड किया जाना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को संसद से इस्तीफा देना चाहिए। नीति यह है कि जब देश हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसमें हर धर्म का सम्मान है, हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान है, उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने संसद में ऐसे शब्द बोले, क्योंकि कांग्रेस उस समय कोई किसी चीज में वार्ता हो रही थी और उन्होंने बोला कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर आप अंबेडकर का जितना नाम ले रहे हो इतना भगवान का नाम लो तो शायद आपका भला हो जाए। तो ये एक ऐसी शख्सियत जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता, उनके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनको आधे से ज्यादा हमारे देश की जनता भगवान के। राजधानी देहरादून की मित्र पुलिस ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गुत्थी को सुलझाकर आपको बता दें, एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि इंद्रेश अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने एक शव का मुआयना किया तो उसके गले से चोट के निशान पाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि तहकीकात में पता चला कि मृतक की पत्नी का मृतक के चचेरे भाई के साथ काफी लंबे से अवैध संबंध था, साथ ही जिसे देखते हुए उसकी हत्या कर दी गई। वहीं महिला और प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। ये पुलिस को जो है सूचना मिली थी, थाना पटेल नगर को पुलिस टू स्पेसिफिक,
एक डेथ मेमो जो है अस्पताल से आया था, इंद्रेश अस्पताल से। उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति की जो है डेड बॉडी यहाँ आई है अस्पताल में। सूचना पर पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया और डेड बॉडी के संबंध में जांच पड़ताल की गई। तो डेड बॉडी के गले पे हल्का सा निशान था, उसको देख के थोड़ा डाउट हुआ। तो उसके बाद उसको पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई तो उसमें उनकी हत्या होने की पुष्टि हुई। और फिर उनके परिजनों से, जहाँ वो रहते थे, उनकी वाइफ से संबंध में जानकारी की गई और एक और उनका जो रिलेटिव था उससे भी जानकारी की गई। तब समझ में ये आया कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था, जिसमें कि मृतक के द्वारा मना किया जाता था। अपनी वाइफ और अपने रिलेटिव को कई बार बताया गया, लड़ाई झगड़ा भी हुआ इस संबंध में, लेकिन उनकी वाइफ के द्वारा इस बात को उनकी अनसुनी किया गया। और घटना वाले दिन जो है ये कुछ नशे में था मृतक, इसी का फ़ायदा उठा के इनकी जो पत्नी थी उसने और जो इनका रिलेटिव था उसको कमरे पे बुलाया गया, उनके द्वारा जो है इनकी हत्या कारित की गई। विकासनगर क्षेत्र के धर्मावाल आदूवाला गांव में पेड़ों की कटाई मामले को लेकर उद्यान विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तहसील विकासनगर में एक पत्र लिखकर भेजा है, जिसके माध्यम से उद्यान विभाग ने भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं। उद्यान विभाग द्वारा एक सूचना दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 34 अवैध पेड़ों का कटान हुआ है आदूवाला क्षेत्र में। उनके द्वारा उस भूमि के संबंध में जांच व्याख्या मांगी गई है कि ये भूमि किसके नाम है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। तो उनके द्वारा ये चिट्ठी दी गई है और ये संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को भेजिए और जल्द से जल्द उनको इस सूचना से अवगत कराया जाएगा तथा उसके बाद जिस व्यक्ति द्वारा यदि अवैध पेड़ों का कटान किया गया है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है। हालांकि विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण पुलिस के लिए शीतकालीन यात्रा एक चुनौती से कम नहीं होती है, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए शीतकालीन यात्रा को लेकर पुलिस द्वारा पुलिस फोर्स की तैनाती जगह जगह की जा रही है। खास करके संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। इसके लिए हम लोगों ने काफी वृहद स्तर पर प्लानिंग की है अपने रेंज लेवल पे। इसमें जो फोर्सेस को जो डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं। साथ साथ जो ये सड़क मार्ग जहां पर कहीं स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है ताकि कहीं पे भी कोई इस तरह की कोई दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि शीतकालीन में थोड़ा कोहरा भी रहता है। तो उन सब स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उस पे ड्यूटीज लगाई जा रही हैं ताकि जो भी यात्री आए यहाँ पे सुगम उसकी यात्रा। निकाय चुनावों के लिए जहां दोनों पार्टियां यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो इसको लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 50% रिजर्वेशन सीट महिलाओं के लिए है, जबकि पंचायती एक्ट के तहत उतनी आरक्षित सीट हुई नहीं है। तो रिजर्वेशन हुई नहीं महिलाओं के लिए। अगर आप पूरा देखोगे तो 50% महिलाओं को तो उन्होंने सीटें आरक्षित नहीं करी। लेकिन ये जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि जो महिलाएं किसी भी पार्टी में हो, भले संगठन में काम कर रही है, लंबे समय से उन्होंने अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय अगर पार्टी संगठन को दिया तो उन महिलाओं को उन महिलाओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनको चुनाव लड़ाना चाहिए पार्टी को। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां पार्टी चुनाव के लिए बेहतर उम्मीदवार ढूंढ रही है, तो वहीं नेताओं ने भी टिकट की आस में पार्टी बदलना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हल्द्वानी के बड़े व्यापारी नवीन शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें, हल्द्वानी नगर निगम में मेयर की सीट इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है और नवीन शर्मा ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नवीन वर्मा को हल्द्वानी नगर निगम मेयर पद दे सकती है। और मुझे मोदी जी की विचारधारा पसंद है और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मोदी जी की विचारधारा पसंद है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बड़ी खुशी है, व्यापारियों के बड़े नेता हैं, मोहन गिरी जी पूर्व कांग्रेस से राज्य मंत्री रहे, तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए विवादित बयान पर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में सियासत गर्मा गई। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एस्ले हॉल चौक देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। बाबा साहब जी के लिए जो बोला है उनको पूरा हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। और दुख की बात यह है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे बैठे थे। तो हमारा रोष है कि बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक व्यक्तित्व थे, महान व्यक्तित्व थे जिनको हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। और जो आज हम संविधान की बात करते हैं वो संविधान बाबा साहब की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तरह से दूसरे बीजेपी शासित राज्य में यूसीसी को लागू करने की बात कहकर बीजेपी के वैचारिक एजेंडे का अलजीमाजामा पहचान की रणनीति का खुलासा कर दिया है। अमित शाह ने इस दौरान साफ साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित प्रदेशों में यूसीसी को लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। बात केवल भारत की नहीं है बल्कि अमेरिका जैसे देश भी